गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। अफेयर्स क्लाउड में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जुलाई महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर। और ऑलरेडी हम बहुत से टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, लेकिन आज टॉपिक डिस्कशन का है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जुलाई महीने के। और इसमें पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूरोपियन कमीशन, तो इंपॉर्टेंट तो यहीं पे हो गया, यूरोपियन कमीशन अडॉप्टेड ए प्रपोजल टू रीस्टोर डैमेज्ड इकोसिस्टम एंड रीस्टोर यूरोप नेचर बाय डैश ईयर। तो यूरोपियन कमीशन ने कहा है कि पूरे यूरोप के अंदर जितना भी इकोसिस्टम हमारा खराब हो चुका है, चाहे वो इन्वायरमेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड है, चाहे वो समुंदर है, चाहे वो जंगल है, चाहे जितना भी इन्वायरमेंट है, उसको हमने ठीक करना है, दोबारा से वापस लेके आना है और पूरे यूरोप की नेचर को रीस्टोर करना है। कौन से ईयर तक? 2050 तक। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूरोपियन कमीशन की चेयरमैन है उर्सुला लियन। उन्होंने कहा है कि अगर हमें दोबारा से हेल्दी होना है, हमें फिजिकल तौर से चाहे मेंटली तौर से हमें अच्छा होना है, तो हमें क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो है वो लड़ना होगा, ताकि हम आने वाले जितने भी कोविड-19 जैसे पैंडेमिक हैं उससे बच सकें। तो इस सब चीजों के लिए नेचर जो है वो हेल्दी होनी जरूरी है, और नेचर को दोबारा से हेल्दी करेंगे 2050 तक किया जाएगा। तो इट इज एट द हार्ट ऑफ आवर ग्रोथ स्ट्रेटेजी, द यूरोपियन ग्रीन डील, एंड इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए यूरोपियन रिकवरी दैट गिव्स मोर बैक टू द प्लैनेट देन इट टेक्स अवे। मतलब ये है इसका कि हमें जो है वो पूरे दिल से ग्रोथ स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि यूरोपियन ग्रीन डील है जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और प्लैनेट से जितना लिया है उसको उससे ज़्यादा वापस करना है। इसलिए ज़्यादातर कंट्रीज ने कहा है कि हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे 2050 तक। मतलब जितना कार्बन इन्वायरमेंट में छोड़ेंगे उतना कार्बन वापस भी अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और इंडिया ने यह टारगेट रखा है 2070 तक।
और साथ ही साथ यूरोपियन कमीशन ने यह भी कहा है कि हम जितना भी केमिकल पेस्टिसाइड है उसका भी यूजेस 50% तक कम कर देंगे 2030 तक। ये भी एक अलग से टारगेट जो है वो यूरोपियन कमीशन की तरफ से रखा गया है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 30 नेशंस का एक ग्रुप जिसको नाटो कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसने 2 कंट्रीज को अपने मिलिट्री क्लब के अंदर शामिल करने का प्रपोजल जो है वो तैयार कर लिया है। और ये 2 कंट्रीज कौन सी हैं? फिनलैंड है और स्वीडन है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? बोथ 2 एंड 3। तो 30 अम्बेसडर्स जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक असेशन प्रोटोकॉल साइन किया है। मतलब इन दोनों कंट्रीज को मिला लिया जाएगा नाटो के अंदर और ये प्रपोजल नाटो के हेडक्वार्टर पे साइन किया गया है। और नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रसल के अंदर। ब्रसल कहाँ पे है दोस्तों? बेल्जियम में। तो ऑलरेडी ये बात जो है वो पहले हो चुकी थी क्योंकि एक ट्राइलेटरल मेमोरेंडम साइन हुआ था 3 कंट्रीज के बीच में। टर्की था उसमें, फिनलैंड था और एक स्वीडन था। ये नाटो की समिट हुई थी 2022 की। कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी मैड्रिड, स्पेन के अंदर, जिसमें कहा गया था कि जितने भी रशियन नेबर कंट्रीज हैं उनको धीरे धीरे करके नाटो के साथ जो है वो जोड़ा जाए। फिलहाल 2 कंट्रीज, एक तो फिनलैंड, एक स्कैंडिनेवियन कंट्री स्वीडन, इसको मिलिट्री क्लब में शामिल करने की जो है यहाँ पे असेशन एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाटो भी है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है, ये एक तरह की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 30 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें से 28 तो यूरोपियन हैं और 2 जो हैं वो नॉर्थ अमेरिकन हैं। और इसको वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। 1949 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और एक तरह से ये कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं। मतलब इन 30 कंट्रीज में कोई भी अगर खतरा आता है तो इकट्ठे होके जो है वो उस कंट्री को बचाते हैं। तो ये बेसिकली इसका प्रपोजल है। और नाटो की एग्जैक्ट डेट शायद 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल 1949। और एक मिलिट्री अलायंस है। इसका हेडक्वार्टर पहले ही हम बात कर चुके हैं, ब्रसल बेल्जियम के अंदर है। 30 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं नाटो नेशन साइन असेशन प्रोटोकॉल फॉर स्वीडन एंड फिनलैंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। लिखा हुआ इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोएलिशन प्लेटफॉर्म फॉर अर्बन नेचर बेस्ड सोल्यूशन एट द 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम विच इज हेल्ड इन पोलैंड। तो आपने इसमें 2 चीजें खास तौर से याद रखनी है। वो 2 चीजें हैं, एक तो वर्ल्ड अर्बन फोरम की मीटिंग जो है वो कौन सी कंट्री में हुई थी? पोलैंड के अंदर हुई थी। 11th नंबर का एडिशन था। और इसमें इंडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें हम अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करेंगे, लेकिन वो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस होंगे। मतलब अर्बनाइजेशन होगी, अर्बन एरियाज को और बेहतर बनाएंगे, लेकिन नेचर बेस्ड तरीके से उसको बनाएंगे। ये 2 इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है, एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स सी क्यूब ने और एक वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया ने। तो आंसर यहाँ पे क्लियर है, बोथ 1 एंड 2 होगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स सी क्यूब का मतलब है क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज, पार्टनर विद वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया। और इन दोनों ने मिलके जो है वो एक कंसेप्ट लॉन्च किया था, सिटीज फॉर फॉरेस्ट, सिटी फॉर फॉरेस्ट इनिशिएटिव। उसके तहत इसको अर्बन नेचर बेस्ड सोल्यूशन को लॉन्च किया है और ये वर्ल्ड अर्बन फोरम में लॉन्च किया, जो कि कहाँ पे हुआ? पोलैंड में। तो इंडिया का पहला नेशनल कोएलिशन प्लेटफॉर्म अर्बन नेचर बेस्ड सोल्यूशन। तो इसका मेन मकसद यही है कि जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इसके ऊपर काम करना चाहती है, वो इकट्ठी एक प्लेटफॉर्म पे आ सकें और हम कुछ नेचर बेस्ड सोल्यूशन निकाल सकें कि नेचर के तरीके से ही हम एनवायरनमेंट को दोबारा से रिस्टोर कर सकें। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। डैश बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटर मॉडल पार्टनर फॉर द स्टार अलायंस फ्रॉम 1 अगस्त 2022। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्टार अलायंस जो है वो काफ़ी एयरलाइंस का एक ग्रुप है, आप कह सकते हो एक एविएशन ग्रुप है। और इसके साथ टाई अप किया है डॉचे बान कंपनी ने, जो कि एक नेशनल रेलवे कंपनी है जर्मनी की। तो जर्मनी की नेशनल रेलवे कंपनी डॉचे बान ने जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरमॉडल पार्टनरशिप की है स्टार अलायंस के साथ 1 अगस्त 2022 को, कि जितने भी कस्टमर या पैसेंजर्स होंगे स्टार अलायंस मेंबर एयरलाइंस के, उनको कनेक्ट करना है दूसरी एयरलाइंस के साथ या रेल के साथ, बस के साथ, फेरी के साथ,
या किसी भी ट्रांसपोर्ट के साथ, तो ये डॉचे बान जो रेलवे है ये बेसिकली स्टार अलायंस के पैसेंजर्स के लिए ये सुविधा प्रदान करेगी। तो आप कह सकते हो कि एक तरह से ये जो रेल है डॉचे बान, ये जो है वो एक कनेक्शन बनाएगी स्टार एयरलाइंस के कस्टमर्स का अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट मीडियम के साथ जुड़ने का। तो डॉचे बान जो है वो ऐसी पहली कंपनी बन चुकी है। तो जर्मनी जो है वो पहली मार्केट है एंड डॉचे बान जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट पार्टनर है जो स्टार अलायंस प्रोग्राम के साथ जुड़ा है। तो आप कह सकते हो स्टार अलायंस वैसे तो एविएशन जो है वो एक अलायंस है, क्योंकि इसमें फ्लाइट्स का टाइम इस हिसाब से सेटअप किया जाता है ताकि कनेक्टिंग फ्लाइट को पकड़ा जा सके। अब पहली ऐसी रेलवे बन गई है जो इस स्टार अलायंस के साथ जुड़ी है, मतलब अब इसका भी टाइम उसी हिसाब से सेट होगा जिस हिसाब से एयरलाइंस का टाइम पीरियड सेट होगा, मतलब इसको कनेक्ट करने का टाइम पीरियड किया जाएगा। तो डॉचे बान और स्टार अलायंस जो है वो ऑलरेडी मिलके ये काम कर रहे हैं कि हम कार्बन एमिशन को इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो किसी तरह से इंप्लीमेंट कर सके, मतलब हम कार्बन एमिशन को कम से कम जो है वो कर सकें और कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर सकें। तो ये बहुत ही जरूरी है खास करके ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंट्री 68th कंट्री बन गई है जिसने इंटरपोल का एक ग्रुप कह सकते हो आप, इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस को ज्वाइन कर लिया है? और ये है दोस्तों इंडिया, और आंसर क्या होगा? 3 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर याद रखना है। इंडिया 68th मेंबर बना है। तो इंडिया की तरफ से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि इंडिया की एक नोडल एजेंसी है इंटरपोल में, और इसने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटरपोल्स का इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस को, और ये 68th कंट्री बन गया है। और ये डेटाबेस जो है वो वीडियो इमेजेस का कंपैरिजन करता है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजेस को देखता है और कनेक्शन बनाता है जो विक्टिम हैं, जो अब्यूज़ करते हैं, या जिन जगह पे ये अब्यूजेस हुए हैं या विक्टिम्स हमें मिले हैं, तो इनको आपस में कोरिलेट करता है। तो इस सॉफ्टवेयर का अब सीबीआई भी जो है वो यूज़ कर सकता है। तो आपने याद रखना है इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल की स्थापना जो है वो 1923 में की गई थी। बहुत बार पूछा गया है कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? लियोन में है। लियोन कहाँ पे? फ्रांस में। और कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 195 मेंबर कंट्रीज हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एज पर द रीसेंट डाटा रिलीज्ड बाय पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस 2022? तो कितनी अच्छी इकॉनमी जो है वो इंडिया बनती जा रही है इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से, कि कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो इंडिया रेजिलियंट है, इंडिया अपनी इकॉनमी को खुद संभाल सकता है। ये डाटा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से दिया गया है, और इंडिया ऐसा दूसरा नंबर का कंट्री है। तो ये बहुत ही अच्छा रैंक है इंडिया का, बिकॉज ये डाटा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से रिलीज किया गया है कि इंडिया जो है वो लगातार जो है वो अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करता जा रहा है, और लगातार टॉप 10 कंट्रीज में शामिल रहा है पिछले 4 सालों से। क्योंकि अगर आप देखोगे टॉप 10 लीडिंग कंट्रीज में अगर पिछले 4 सालों से, तो इंडियन इकॉनमी 6th प्लेस पे आती थी 2019 में, तो फिर चौथे नंबर पे आई 2020 में, फिर तीसरे नंबर पे आई 2021 में, और अब आप देख रहे हो कि 2022 के इस डाटा के अकॉर्डिंग हम दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। और पहले स्थान पे जर्मनी और कनाडा दोनों को ज्वाइंटली रखा गया है, मतलब पहले स्थान पे जर्मनी और कनाडा है, दूसरे स्थान पे इंडिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया टू इमर्ज एज द सेकंड मोस्ट रेजिलिएंट इकोनॉमी आफ्टर जर्मनी इन 2021। दिस इज पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ये बेसिकली 2022 का डाटा है, 2021 का नहीं है। In which city the 10th edition of the World Peace Forum 2022 was organized? तो ये जुलाई 2022 में ये मीटिंग हुई है वर्ल्ड पीस फोरम 2022 की। ये 10th एडिशन है, ये आपने याद रखना है। और ये कहाँ पे हुई है? ये बीजिंग चाइना में हुई है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो 10th एडिशन वर्ल्ड पीस फोरम का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हुई है बीजिंग चाइना के अंदर। और इस बार का थीम क्या था? प्रिजर्विंग इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, कॉमनैलिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड कॉपरेशन। आपने पहला जो है वो याद रखना है, प्रिजर्विंग इंटरनेशनल स्टेबिलिटी। और ये मीटिंग जो है वो 3 जुलाई को स्टार्ट की गई थी, और इंडिया के एम्बेसडर हैं चाइना के अंदर प्रदीप कुमार, याद रखना है प्रदीप कुमार रावत जी, उन्होंने इस मीटिंग को इंडिया की तरफ से अटेंड किया है। तो ये चाइनाज पीपल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स में ये हुई थी, और ये सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था।
नेक्स्ट आते हैं, क्रोशिया ऐसी कौन से नंबर की कंट्री बन गई है यूरो जोन के अंदर जो कि यूरो करेंसी को 2023 के स्टार्टिंग से जो है वो अडॉप्ट करेगी और अपनी जो करेंसी है क्रोशियन कुन्ना उसको खत्म कर देगी, मतलब उसकी जगह यूरो को अडॉप्ट करेगी। और क्रोशिया ऐसा दोस्तों 20वें नंबर का कंट्री बन गया है यूरो जोन के अंदर। तो आपने याद रखना है 20th मेंबर बन गया है यूरो जोन का जो कि यूरो करेंसी को अडॉप्ट करेगा 1 जनवरी 2023 से और क्रोशियन कुन्ना करेंसी को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये यूरोपियन यूनियन के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने आप कह सकते हो कि पूरी तरह से अप्रूव किया है कि हम इसको एज ए सिंगल करेंसी अडॉप्ट करेंगे यूरो को। तो ये पहली एक्सपेंशन है अगर देखा जाए 8 साल के इस पूरे पिछले कामकाज के अंदर कि यूरो को अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि यूरो इस टाइम पे सबसे लोएस्ट प्लेटफॉर्म पे है यूएस डॉलर के मुकाबले 20 साल में। तो अगर पिछले 20 सालों का डाटा उठाओगे तो यूरो ने तरक्की ही की है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम बार देखा गया है कि ये बहुत ही नीचे आया हो। तो ये अब अपने लोएस्ट पायदान पे है, सबसे कम करेंसी की वैल्यू अगर आप देखोगे यूरो की इस टाइम पीरियड पे आंकी जा रही है। तो इस टाइम पीरियड पे यूरो को अडॉप्ट किया गया है एज ए करेंसी ऑफ क्रोशिया, लेकिन ये 1 जनवरी 2023 से इंप्लीमेंट होगा। क्रोशियन कुन्ना जो है वो आज की ऑफिशियल करेंसी है। और आपने कैपिटल याद रखनी है क्रोशिया की है ज़ैग्रेब, और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है क्रोशियन लैंग्वेज। Which of the following places was recently named as the first cultural and tourism capital of the SCO? तो ऐसा पहली बार हुआ है कि कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल एससीओ की डिक्लेयर की गई है ताकि अपने हेरिटेज कल्चर को, अपना जो रिच कल्चर है उसको प्रमोट किया जा सके। और ये इंडिया का है, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा वाराणसी, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये इंडिया की हॉलीएस्ट सिटी में से गिना जाता है, सबसे अच्छे धार्मिक स्थलों में से गिना जाता है और ये कंट्री का रिच कल्चर और हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये पहली कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल एससीओ की बनाई गई है। तो आपको पता है कि एससीओ जो है वो एक नया रोटेटिंग इनिशिएटिव उसने स्टार्ट किया है ताकि पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है वो बनाया जा सके, लोगों को आपस में जोड़ा जा सके और टूरिज्म सेक्टर को भी इम्प्रूव किया जा सके मेंबर स्टेट्स के अंदर। और इस नए रोटेटिंग इनिशिएटिव के थ्रू ये टाइटल जो है कल्चरल एंड टूरिस्ट कैपिटल का, ये इंडिया की जो एससीओ की प्रेसिडेंसी अभी स्टार्ट होगी अगले महीने सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 में, उसके बीच में ये टाइटल इंडिया को दिया जाएगा। तो एससीओ के बारे में याद रखना है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 2001 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बीजिंग चाइना के अंदर है। इसके अंदर करंटली 8 मेंबर स्टेट्स हैं, इसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, रशिया है, याद रखना आपने चाइना है। ये 4 कंट्रीज तो आपको याद रहेंगी। अब आते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज, वो हैं आपके पास किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और कजाकिस्तान है। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, तो टोटल मेंबर कंट्रीज 8 हैं। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं वाराणसी जो है पहली कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल होगी। तो नए जो सेक्रेटरी जनरल हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है उनका इमेज, ये है एससीओ के आंग मिंग। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने अटेंड की 8th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, क्योंकि भूपेंद्र यादव जी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं। आपने सिंपल क्वेश्चन बताना है कि ब्रिक्स की ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पे हुई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको पता है कि जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है वो चाइना के पास है तो आप आंसर लगा सकते हैं। आंसर क्या होगा इसका, बीजिंग होगा। तो चाइनीज प्रेसिडेंसी चल रही है, बीजिंग चाइना में मीटिंग्स होंगी, ज़्यादातर मीटिंग्स वहीं पे होंगी। और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की ये मेंबर कंट्रीज के जो आप कह सकते हो अलग अलग लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स हैं, जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये सबके एक प्लेटफॉर्म पे मिले। आप देख सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो इसमें जो हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं वो शामिल हुए। और एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया है कि एक तो फ्री राशन तो हम प्रोवाइड करते ही रहेंगे, साथ में जो एमजी नरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसमें नंबर ऑफ डेज को बढ़ाया जाएगा। अभी तक 100 दिन जो है वो गारंटेड एम्प्लॉयमेंट है, इसमें नंबर ऑफ डेज को बढ़ाने की बात जो है वो स्पेशली भूपेंद्र यादव जी ने कही है। इसी के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज मेड एन एग्रीमेंट विद इंडिया रिसेंटली टू कर्ब ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स एंड स्ट्रेंथन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी among the border forces on the both sides at the 52nd डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर कॉन्फ्रेंस। सिंपल कर देते हैं, 2 कंट्रीज ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में जितना भी क्राइम हो रहा है, बॉर्डर क्राइम जो हो रहा है, बॉर्डर के आसपास हो रहा है, उसको हमने खत्म करना है, ट्रांस बॉर्डर क्राइम खत्म करना है और साथ में दोनों में अपने रिश्ते को भी इम्प्रूव करना है और बॉर्डर फोर्सेस की स्पेशली कोऑर्डिनेशन हमने करनी है।
ये 52nd डायरेक्टर जनरल की एक बॉर्डर कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कि कहाँ पे हुई है, बांग्लादेश के अंदर, और ये एग्रीमेंट भी किसके साथ साइन हुआ है, बांग्लादेश के साथ। तो ये स्पेशली 52nd मीटिंग जो हुई है वो ढाका के अंदर हुई है, ताकि दोनों कंट्रीज जो हैं वो ज्वाइंट ऑपरेशंस कर सकें, पेट्रोलिंग कर सके वहाँ पे, ताकि बॉर्डर क्राइम्स को ख़त्म किया जा सके। तो ये इंडिया और बांग्लादेश है। तो इंडिया की तरफ से आप कह सकते हो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और वहाँ पे बांग्लादेश गार्ड फोर्स जो है, जिसको बीजीबी कहा जाता है। तो दोनों ने आपस में एक कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान बनाया है, ताकि स्मगलिंग को हम ख़त्म कर सकें, खास करके नारकोटिक्स की स्मगलिंग को ख़त्म कर सकें, आर्म्स की स्मगलिंग को ख़त्म कर सकें, और फेक इंडियन रुपी नोट्स और गोल्ड की जो स्मगलिंग है उसको भी ख़त्म किया जा सके। तो दोनों कंट्रीज मिलकर ज्वाइंट एफर्ट्स करेंगी और इस तरह की चीज़ों को रोका जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी कंट्री के रिजर्व बैंक ने जो है वो रिसेंटली गोल्ड कॉइन्स को लॉन्च किया है? उस गोल्ड कॉइन का नाम है मोजी ओआतुन्या, ताकि इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। तो ये बहुत ही खास होगा, क्योंकि जब गोल्ड कॉइन रिजर्व बैंक इशू करेगा तो वो जाएंगे बैंक के पास, बैंक आगे इसको पब्लिक के लिए इशू करेगा। तो पब्लिक जब गोल्ड कॉइन्स को खरीदेगी तो सारा का सारा पैसा बैंक और आरबीआई के पास चला जाएगा। जब ये पैसा चला जाएगा तो लोगों का जो मार्केट में खरीदने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, मतलब उनके पास पैसा कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके कंट्रोल हो सकती है। और ये कंट्री है जिम्बाब्वे। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने ये गोल्ड कॉइन्स लॉन्च किया है, नाम है मोजी ओआतुन्या, और इसका मेन मकसद यही है कि हम किसी तरह से महंगाई को कंट्रोल कर सकें और लोकल करेंसी को बूस्ट कर सकें। ये है दोस्तों वो गोल्ड कॉइन। तो सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने अभी तक 2000 ऐसे गोल्ड कॉइन्स को कमर्शियल बैंक्स के लिए लॉन्च किया है। इसका 1 ट्राई आउंस जो है वो इसका वेट है, 22 कैरेट की इसकी प्योरिटी है, और इसको टोंगा लैंग्वेज के अंदर विक्टोरिया फॉल्स के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का लिक्विड एसिड है। लिक्विड एसिड का मतलब इसको कभी भी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है इंटरनेशनल लेवल पे भी। लेकिन इसकी खासियत है कि जब इस कॉइन को लोग खरीदेंगे तो 180 दिन तक इसको कैश नहीं किया जा सकता, ना ही इसको जो है वो ट्रेड किया जा सकता है। तो अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब पैसा आरबीआई के पास ही रहेगा, 180 दिन तक बैंक के पास ही रहेगा, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन आते हैं। जुलाई 2022 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को डिक्लेयर किया था PHEIC। इस PHEIC का मतलब बता दें, या इसमें C का मतलब क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे पेंडेमिक डिक्लेयर करता है कोविड-19 को, वैसे मंकी पॉक्स को डिक्लेयर करता है PHEIC। इसका मतलब है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो C का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कंसर्न हो गया। तो वायरस जो मंकी पॉक्स है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, 70 कंट्रीज तक पहुंच चुका है। इवन इंडिया में भी इसके कुछ केस जो है वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमली आपको यूरोपियन या अफ्रीकन रीजन में ये मंकी पॉक्स मिलेगा। और WHO के अकॉर्डिंग ये PHEIC जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है, जिसमें पब्लिक हेल्थ जो है वो रिस्क पे है, खास करके बहुत सी कंट्रीज के अंदर जब ऐसा हो, इंटरनेशनल स्प्रेड हो चुका हो, और इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। तो WHO उस डिजीज को बेसिकली PHEIC के अंदर डिक्लेयर करता है। तो मंकी पॉक्स भी इसी के अंदर एक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि कोविड-19 जैसे पैंडेमिक था तो मंकी पॉक्स क्या है? तो आपने याद रखना है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो ये थे दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिया जुलाई महीने के, कोई भी नहीं छोड़ा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इवन आप हमें फेसबुक पे, आप हमें लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।